बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के लेक्चर में हम नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल इस तरह से है कि अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, कैसी भी सरफेस है, कर्व सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है, जैसी भी सरफेस है, जिस भी शेप की सरफेस है, उस सरफेस में हम उस सरफेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, और सरफेस पे को डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पैचेस में। ठीक है, लेट्स से जिस पैच में अपने इसको डिवाइड किया, उस पैच में एक पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं, ये पॉइंट है पी के। इस पॉइंट से एक वेक्टर ए है। वेक्टर ए बेसिकली वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेक्टर ए डिपेंड कर रहा है तीनों कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जी पे। अब क्योंकि ये किसी ऑर्बिट्ररी पॉइंट पी के पे लिया गया है, सो हम कहते हैं ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए के है। अब ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए की है, तो ये जो सरफेस है, लेट्स से इस पर यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एन के, आप इसे यूनिट वेक्टर कह सकते हैं या फिर इसे नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर इसलिए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये सिर्फ इस पैच की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह इसके साथ ऊपर की जानिब, बिल्कुल इसके साथ सरफेस के साथ, ये जो पैच आपने छोटा सा ज्यूम किया है, इसके साथ अमूदन है, बिल्कुल नॉर्मल है। दैट्स वाई इसको आप नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, देन द फंक्शन ए डॉट यूनिट वेक्टर एन डेल्टा एस के, बेसिकली ये जो छोटा सा स्मॉल पैच हमने अज्यूम किया है, इस छोटे से स्मॉल पैच को हम नाम दे रहे हैं डेल्टा एस के का। ये इस बड़ी सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, अब इस तरह के, ये तो एक पैच हो गया। हम अगर पूरी सरफेस को इस तरह के छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लें, लेट्स से हमने पूरी सरफेस को इस तरह के छोटे छोटे एन पैचेस में डिवाइड किया हुआ है, और जब हम उनके लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर एन के डेल्टा एस, और इन सब का सम कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू 1 टू के इज इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, अब जब आप इसका सम कर रहे हैं, तो सम करते वक्त हम ये अपनी एक्यूरेसी के लिए कि कोई पैच ओवरलैप ना हुआ हो या कोई पैच इस तरह से ना ड्रॉ हुआ हो कि बाहर वाली वैल्यू, शेप से बाहर हम जा रहे हैं, बाहर वाली वैल्यू आ रही है, तो हम इस पे लिमिट लगा लेते हैं कि के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने बहुत सारे ज़्यादा सारे पैचेस में, मतलब आप ये कह लें कि आप के को इन्फिनिटी तक अगर मूव करवा रहे हैं, तो अब ये कहते हैं कि एन जो है बेसिकली वो इन्फिनिटी के करीब तरीन नंबर है। ठीक है, तो जब आप राइटिंग में लिखेंगे तो हम यही कहेंगे कि बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे ही एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो डेल्टा एस के, ये जो छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, ये बहुत ही, या आप ये कह लें कि हम बहुत ही छोटे छोटे एरियाज़ लेने शुरू कर देंगे। मींस ये जो पैच है ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, मीन ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पे ये जो समीशन में वैल्यू आ रही है हमारे पास, इस समीशन वैल्यू को लिखा जा सकता है इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एस। ठीक है, ये जो वैल्यू है बेसिकली हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास
सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। और इस सरफेस इंटीग्रल में ये जो वैल्यू आ रही है यूनिट वेक्टर एन डी एस, यूनिट वेक्टर एन डी एस को लिखा जा सकता है डिफरेंशियल वेक्टर डी एस, ठीक है। जिस भी इंटीग्रेशन में ये डिफरेंशियल वेक्टर डी एस इन्वॉल्व होगा उसे हम सरफेस इंटीग्रेशन कहेंगे। तो मीन्स अब इस इंटीग्रल को इस तरह से लिखा जा सकता है ए डॉट डी एस, ठीक है। अब ये जो सरफेस इंटीग्रल है बेसिकली ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि किसी सरफेस में से किसी भी एरिया में से आप इस तरह से अज्यूम कर लें कि एक सरफेस है और उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वाटर फ्लो हम देखना चाहते हैं कि कितने सरफेस एरिया में से कितना वाटर फ्लो किया जा रहा है, या फिर आप ये कह लें कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है और उसमें से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो वो कितनी पास हो रही हैं, कितनी उस एरिया में से पास हो पा रही हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट करने को हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सरफेस इंटीग्रल है ये हमारे लिए इस किस्म की क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करके देता है। अगर आप इसे फ्लूइड में पढ़ रहे होंगे तो ये फ़्लो को कैलकुलेट, फ्लक्स कैलकुलेट करके देगा आपको किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी फ्लूइड के लिए, ठीक है। जो अदर फॉर्म है सरफेस इंटीग्रल की उसमें एक फॉर्म ये आ जाती है फाई डी एस, ये भी फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ जबकि हमें पता है कि फाई जो है वो बेसिकली स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है। और एक फॉर्म हमारे पास ये आ जाती है ए क्रॉस डी एस अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। जैसा हमें डाटा दिया जाएगा, जैसे हमारे लिए आसानी होगी कैलकुलेट करने में जिस तरह से, तो इन दो फॉर्म्स को भी यूज़ किया जा सकता है। जबकि जो हमने मेन फॉर्म देखी है जिस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे वो ये है ए डॉट डी एस। अब ये जो ए डॉट डी एस है पेज नंबर 244 पे आ जाएं। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 244 पे आएँ तो वहाँ पर एक थ्योरम लिखा हुआ है, थ्योरम नंबर 5.5। वो थ्योरम एक इजी वे बताता है सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए कि जब हम सरफेस पर जाते हैं तो सरफेस देखिए, जिस तरह आपके जिस्म पे आपकी सारी स्किन है तो आपकी सारी स्किन भी सरफेस ही है, लेकिन अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़े तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना होगा, क्योंकि हर जगह से एक जैसी नहीं है, कहीं पर उभार ज़्यादा है, कहीं पर कम है। इसी तरह लेकिन अगर आप अपना शेडो देखें ज़मीन पर बना हुआ या कहीं भी आपका शेडो बन रहा है, तो वो शेडो एक प्लेन के अंदर बन रहा है और आप उस प्लेन को कदरे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे निस्बतन के आप अपनी सरफेस को कैलकुलेट करें, अपनी स्किन की टोटल सरफेस को कैलकुलेट करें। इसी तरह अगर आप किसी सिलेंडर को अज्यूम कर लेते हैं या किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को जो 3 डायमेंशनल है किसी भी शेप में, तो उसकी डिफरेंट शेप्स के साथ कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल होगी निस्बतन कि आप उसका जो शेडो बन रहा हो उसे कैलकुलेट कर लें। शेडो को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, यानी कि उसकी प्रोजेक्शन, शेडो मींस प्रोजेक्शन। तो एक्चुअली जो थ्योरम 5.5 है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक सरफेस है तो आप सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते वक्त एक रीजन चूज़ कर लें। अगर आप रीजन चूज़ करते हैं एक्स वाई प्लेन, जहाँ मतलब ये अज्यूम करते हैं कि जो शेडो बन रहा है, जो प्रोजेक्शन बन रही है, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरफेस की प्रोजेक्शन बन रही है, प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, देन द इंटीग्रल एस ए डॉट डी एस इक्वल होगा एक्स वाई प्लेन के अंदर जो शेडो का रीजन आ रहा है आर ए डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एक्स डी वाई, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में है, सो जो पैचेस आ रहे हैं वो डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर एन डॉट, अगर ये एक्स वाई है तो यहाँ पर आप जी एक्सेस के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, तो जो यूनिट वेक्टर लगेगा वो
यूनिट वेक्टर के। इसी तरह अगर आप प्लेन चेंज कर देते हैं, लेट से हम कहते हैं कि नहीं जो शेडो बन रहा है वो एक्स वाई प्लेन में नहीं बन रहा, सरफेस इस तरह से है कि जो शेडो बन रहा है वो वाई जी प्लेन में है। अगर शेडो वाई जी प्लेन में बन रहा होगा तो यहाँ से डिफरेंशियल की वैल्यू और यूनिट वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा डी वाई डी जी यूनिट वेक्टर आई। लेट से हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्शन बन रही है हमारी सरफेस की वो एक्स वाई प्लेन में नहीं बन रही, वाई जी प्लेन में भी नहीं बन रही, वो बन रही है एक्स जी प्लेन में। तो एक्स जी प्लेन के हवाले से यहाँ पर एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी एक्स डी जी और यहाँ पर यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला, ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये हमारे लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल काम करते हैं। न्यूमेरिकली जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे देन हम इसके प्रूफ की तरफ आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 245 है आपकी बुक पर और वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 की स्टेटमेंट कहती है कि सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करें अगर वेक्टर ए की वैल्यू है 18z यूनिट वेक्टर आई माइनस 12j प्लस 3y k। ठीक है, और इसके लिए जो प्रोजेक्शन दी जा रही है, जो प्लेन में दी जा रही है वो है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12 लोकेटेड इन फर्स्ट ऑक्टेन। फर्स्ट ऑक्टेंट से मुराद है कि जब हम 3 डायमेंशन में जो बेसिकली आप अगर इसे बनाएं तो जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जी एक्सिस, फर्स्ट ऑक्टेन से मुराद ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑक्टेन से बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि अगर ये ज़ीरो और ये पॉजिटिव एक्सिस हैं तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट जिस तरह आप ले, जब एक्स वाई प्लेन होता था तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, तो उससे आप कह देते थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह जब आप फर्स्ट ऑक्टेन में जाएंगे तो फर्स्ट ऑक्टेन में हम ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस तीनों की पॉजिटिव वैल्यूज सिर्फ कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, अब ये जो प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन की मदद से हम अपनी फिगर को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से इस सरफेस का शेडो बन रहा होगा और कहाँ पर बन रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस दी जा रही है 2x प्लस 3y प्लस 6c इक्वल टू 12, इसकी वजह से प्रोजेक्शन बनना है। ठीक है, अब इस सरफेस को ड्रॉ करने का आसान तरीका ये है कि आप इसकी फॉर्म चेंज कर लें। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ईच को, हर एक नंबर को 12 से डिवाइड कर लें। जब आप हर एक को 12 से डिवाइड करेंगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे आप कहते हैं, 12/12, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर यह आ जाएगा x/6 प्लस y/4 प्लस z/2 इज इक्वल टू 1। अब बेसिकली ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये हमें क्या बता देती है, एक्स एक्सिस से जो कटिंग है वो किस पॉइंट पे हो रही है, 6 पॉइंट पे, वाई एक्सिस से 4 पे और जी एक्सिस से
2 पर कटिंग हो रही है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से आ जाएं 6 पे, लेट्स से ये 6 है। वाई एक्सिस से हम जा रहे हैं सिर्फ 4 पे, जबकि जेड एक्सिस से 2 पर आ रहे हैं। ये इन तीनों को ज्वाइन कर लें। ये तो ये हमारी सरफेस बन गई। ठीक है, अब ये कह लें इस तरफ भी ये दीवार है, इस तरफ भी दीवार है, और आपने एक कार्डबोर्ड है जिससे आप अपने कमरे के कोने को अज्यूम कर लेना। अपने कमरे के कोने में एक कार्डबोर्ड इस तरह से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, जो एक साइड को एक्स एक्सिस अज्यूम करें, एक को वाई और एक को जी, उसके साथ इस तरह से अटैच है। तो जो शेडो बन रहा होगा वो शेडो देखें नीचे की जानिब भी बन रहा होगा। मीन्स शेडो कहाँ बन रहा होगा? एक्स वाई प्लेन में। तो जो प्रोजेक्शन बन रही है यहाँ पर वो एक्स वाई प्लेन में बन रही है। तो इन तमाम क्वेश्चन में जिस एक चीज़ का आपको फैसला करना होगा वो शेडो का करना होगा कि वो कहाँ पर बन रहा है। हमारी सरफेस कैसी है? सरफेस इस तरह से तिरछी है, तो अब देखें अगर तिरछी होगी ना तो जो शेडो होगा वो नीचे की जानिब बनेगा। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में आ रहा है तो हमें सिर्फ फिर फिगर का जो हिस्सा चाहिए वो ये वाला चाहिए। इसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं और सिर्फ एक्स वाई प्लेन को की शक्ल में ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। एक्स एक्सिस से जो पॉइंट था वो 6 था, वाई एक्सिस से जो पॉइंट था वो 4 था, और इन दोनों को ज्वाइन करने पे यहाँ पर ये शेडो रीजन बना हुआ था, ये सारा रीजन। ठीक है, अब इसके लिए हमें हमारा जो फॉर्मूला है हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रल एस ए डॉट डी यूनिट वेक्टर एन डी एस। यहाँ पर एक्चुअली हमें सिर्फ और सिर्फ डी एस रिप्लेस हो जाता है फॉर्मूले में, ए एन, और डी एस की जगह आ जाएगा डी एक्स डी वाई, क्योंकि जो प्रोजेक्शन रीजन है वो एक्स वाई प्लेन में है, बाय यूनिट वेक्टर एन डॉट यूनिट वेक्टर के एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये रीजन आ जाता है। ठीक है, अब जो दूसरी टास्क है हमारा वो लिमिट्स एवेल्यूएशन है, और इन सारी वैल्यूज़ की एवेल्यूएशन। ए हमें ऑलरेडी गिवन है। हाँ, यूनिट वेक्टर एन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। यूनिट वेक्टर एन कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखें, यूनिट वेक्टर एन बराबर होगा डेल फाई मॉड के। बेसिकली फाई क्या है? ये जो सरफेस के लिए आपका फंक्शन है उसी को हम फाई नाम देते हैं। ठीक है, जो आपका सरफेस के लिए फंक्शन है वही हमारे लिए फाई है। तो जब आप डेल फाई कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं इन तीनों का डेल फाई के साथ। तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे बेसिकली आप कैलकुलेट हम करना चाह रहे हैं डेल 2x प्लस 3y प्लस 6z। तो पार्शियल डेरिवेटिव लें इसका x के रिस्पेक्ट से, तो वो क्या रह जाएगा? 2 यूनिट वेक्टर i, इसका y के रिस्पेक्ट से 3 यूनिट वेक्टर j, और इसका z के यूनिवर्स से रिस्पेक्ट से 6 यूनिट वेक्टर k। और जब हम डेल फाई कैलकुलेट करेंगे तो डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 के 49 स्क्वायर रूट 49 बराबर होगा 7 के। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 6 यूनिट वेक्टर के डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यूनिट वेक्टर एन कैलकुलेट हो गया है।
अब जो अगली वैल्यू की ज़रूरत है हमें फार्मूले में, वो है n डॉट के। n ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है, इसका डॉट ले लेते हैं k के साथ, n डॉट यूनिट वेक्टर k। हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये जो k है इसका डॉट सिर्फ k एक वाली वैल्यू के साथ लिया जाएगा, बाकी सब के साथ ये ज़ीरो हो जाएगा। i डॉट k ज़ीरो, j डॉट k ज़ीरो, सिर्फ k डॉट k 1 रहेगा। तो ये आ जाएगा 6/7 कैलकुलेट होके n डॉट k की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, a मौजूद है, यूनिट वेक्टर n मौजूद है, इसके अलावा n डॉट k की वैल्यू भी मौजूद, का मैग्नीट्यूड भी मौजूद है। ठीक है, जस्ट जो वैल्यू अब हमारी जो रह गई है वो लिमिट्स कैलकुलेशन है। ठीक है, सो इंटेग्रल r a डॉट n dx dy डिवाइडेड बाय n डॉट k, ये इक्वल आ जाएगा a डॉट n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। a डॉट n आ जाएगा हमारे पास, a का डॉट ले लें n के साथ, a वेक्टर गिवन है। ठीक है, जब आप a का डॉट लेंगे n वेक्टर के साथ तो वो वैल्यू आ जाएगी 36z माइनस 36 प्लस 18y। ठीक है, अभी अभी हमने यूनिट वेक्टर n जो कैलकुलेट किया था उसके साथ डॉट लिया है a का, डिवाइडेड बाय 7, और dx dy एज इट इज़, और n डॉट k की जगह आ जाएगा 6/7। तो ये 7 इस 7 के साथ कैंसल आउट हो गया, यहाँ से 6 और इधर से भी 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ये सिर्फ रह जाता है 6c माइनस 6 प्लस 3y। अभी भी इनमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है, dx dy। इस सारे इंटीग्रल को दोबारा लिखते हैं। हमने वैल्यू लिखी थी 6z माइनस 6 प्लस 3y dx dy। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। देखिए x एक्सिस के अलॉन्ग है, उसकी लिमिट सीधी स्ट्रेट जा रही है 0 to 6, सो 0 to 6। जबकि देखें जो y 6 पर डिपेंडेंट है फंक्शन है, वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है तो फिर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें इसके स्मॉल पैच इसमें से एक अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से एक स्मॉल पैच देख लेते हैं हम, और उस स्मॉल पैच के रिस्पेक्ट से हम इस फंक्शन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसके लिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का भी इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 0.4 है। ठीक है, तो y की इनिशियल लिमिट तो ज़ीरो ही है, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन जो फाइनल लिमिट है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है x पे। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू हमने किस तरह से कैलकुलेट की है, सिर्फ उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पीछे फंक्शन था जो सरफेस दी जा रही थी हमें,
उस सरफेस पे हमारे पास वैल्यू थी 2x प्लस 3y गिवन में प्लस 6c इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्योंकि हमारा सारी के सारा जो शेडो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर गया है, तो हम कहते हैं कि z वाली वैल्यू 0 के बराबर हो गई हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल आ गया 12 के। हमें सिर्फ y के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो ये y की लिमिट आ जाएगी। अगर ऐसा होता ना कि y एक इस तरह की लाइन होती है जो पैरेलल होती है एक्स एक्सेस के, तो फिर लिमिट वैसे ही आती जैसे ये नीचे आई है। जैसे इधर 0 to 6 सीधी लिमिट आ गई है। अगर ये एक रेक्टेंगल बन रहा होता, शेडो इस तरह से होता कि वो रेक्टेंगल बन रहा होता, तो हम यही कह देते कि जो चेंज है वो भी एक लाइन है जो पैरेलल है, कांस्टेंट है एक तरह से। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि वाई के रिस्पेक्ट से कोई चेंज नहीं आ रहा। इधर वाई के रिस्पेक्ट से चेंज है, कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ या आप ये कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ भी हो सकता है ये। ठीक है, सो फिर इस फॉर्म में वाई की लिमिट लिखी जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर नहीं है। ठीक है, चेंज बार बार बदल रही है। हाँ, इन केस अगर वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो हम बड़े आराम से लिख लेते हैं कि वाई की लिमिट 0 to 4 है। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू इंसर्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल है वो सिर्फ x और y के लिए है, z है नहीं है इसमें। ठीक है, तो z की वैल्यू हमें फंक्शन दोबारा से फंक्शन पे ही जाना पड़ेगा। फंक्शन की वैल्यू थी हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 6c इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से इसे लिख सकते हैं 6c को इधर ही रहने दें, 12 माइनस 2x माइनस 3y, और अगर हम 6 से डिवाइड कर लेंगे इसे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब जहाँ पे फंक्शन में z है उसकी जगह इसे इंसर्ट करें तो 6 से कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या बन जाती है 0 to 6 y इज इक्वल टू 0 to 12 माइनस 2x बाय 3, 6 12 माइनस 2x माइनस 3y माइनस, ये 6 तो कैंसिल हो गया ना 6 के साथ, माइनस 6 प्लस 3y dx dy। इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्म आती है हमारे पास 0 to 6 0 to 12 माइनस 2x बाय 3। ठीक है, वो आ जाएगी 12 माइनस 6 करेंगे, ये 12 माइनस 6 करेंगे तो ये आज रह जाएगा 6 माइनस 2x और माइनस 3y प्लस 3y से कैंसल आउट हो गए, तो ये फंक्शन सिर्फ इतना सा रह गया dx dy। अब हमें सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रल कैलकुलेट करते वक्त पहले y की लिमिट्स हैं तो हम इसे चेंज कर लें, dx dy लिखने की बजाय dy dx। तो पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 0 जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6y माइनस 2xy, ये रह गया फंक्शन dx और इस पर लिमिट आ रही है 0 to 12 माइनस 2x बाय 3। ये लिमिट इंसर्ट कर लें, ये लिमिट इंसर्ट करेंगे तो अपर लिमिट सिर्फ इंसर्ट होगी, लोअर लिमिट 0 है, सारा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6।
ठीक है। 6 माइनस 2x, 0 से 12 माइनस 2x बाय 3, dy और dx बाहर। सिर्फ इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा सिर्फ y, यानी कि वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 0 से 6 माइनस 2x y, और y पे ही लिमिट लगेगी 0, 12 माइनस 2x बाय 3 dx। लिमिट इंसर्ट कर लें, 0 से 6 माइनस 2x, इधर आ जाएगा 12 माइनस 2x बाय 3 dx। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसे बाहर निकाल लेते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये ज़्यादा आसान है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सॉरी 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 72 को साथ ही 3 से डिवाइड कर लें तो सिंपली 24 आ जाएगा। साथ साथ 3 से डिवाइड करते जा रहे हैं। जब आप इन दो को सॉल्व करेंगे, -2x को 12 के साथ और 6 को इसके साथ, तो कलेक्टिव वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 36 -36। उसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -12x। और जब आप -2x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4x² + 4x², और 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 एज इट इज साथ आएगा, 0 to 6 dx। ओके, अब इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद लिमिट इंसर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस सरफेस इंटीग्रल की। (24x) minus 12x² by 2 plus 4x³ by 3, लिमिट 0 to 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 × 6 माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6 × 6² प्लस 4, और ये 6³ by 9। जब सारे को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 24 है। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो बेसिकली हमने सिर्फ सरफेस को फोकस किया है कि सरफेस का शेडो किस तरफ बन रहा था, और उस शेडो को देखते हुए अपने रीजन की लिमिट चूज़ की और उस हिसाब से हमने फार्मूला चूज़ किया। ठीक है, जिस हिसाब से शेडो चेंज हो जाएगा हमारा प्लेन भी चेंज होता रहेगा। तो सिर्फ इन चीज़ों को फोकस करते हुए सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उन एग्जांपल को हम बारी बारी देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इसके बाद एग्जांपल नंबर 12 है, हम 12 को भी डिस्कस करते हैं, और सॉल्व प्रॉब्लम में 9 to 16 सॉल्व प्रॉब्लम इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उन्हें भी आप चेक करें। अल्लाह हाफ़िज़।